नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए, बातों का क्या है, बातें तो होती ही रहेंगी, हम और आप करेंगे। लेकिन पहले श्री गणेश कर देते हैं आज के इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। तो देखिए, पढ़ लीजिए, पढ़ के बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 1 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि यह उस भवन से लघुत्तर है, तो ये ही वाक्य आपका शुद्ध है और शुद्ध वाला ही हमें बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक सेकेंड चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहा है विशेषण का प्रकार नहीं है। तो देखिए, विशेषण की यदि हम बात करें तो 4 प्रकार होते हैं, जिनमें से गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, जातिवाचक संज्ञा होती है, ना कि विशेषण। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए, द्वंद्व समास की यदि हम बात करें तो इसकी पहचान ये होती है कि एक दूसरे के विलोम भी होते हैं ये, या समान होते हैं, बीच में ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, बेटा और बेटी, इसमें द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है हमसे कि कोमल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। जो कोमल है, कोमल का विलोम शब्द बताना है, तो विलोम हो जाएगा कठोर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें पूछा है कि जानने की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो जो जानने की इच्छा रखता है उसको कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि तदुपरांत में उपसर्ग है। ये जो तदुपरांत है ना, इस शब्द में उपसर्ग बताना है कौन सा है। तो देखिए, जो वाक्य के शुरू में लगता है वो उपसर्ग, और जो बाद में लगता है प्रत्यय, यानी तत् प्लस उपरांत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें कहा है कि जिनके पास कुछ न हो, जिनके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो देखिए, जिसके पास कुछ नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अकिंचन। यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा लड़ाकू में प्रत्यय बताइए। तो देखिए, मैंने अभी बताया था प्रत्यय वो होता है जो शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, तो लड़ाकू में आपका आकू प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो भैया यहाँ पर यदि हम बात करें विषाद की, तो विषाद जो है विशेषण नहीं है, और ये ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये देखो थोड़ा सा हार्ड करके दे दिया है, आपके लिए थोड़ा भारी लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी है। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रखा है कि बिगड़ी दशा में, यानी खराब दशा में, बिगड़ी दशा में शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए, यदि हम बात करें तो आउट ऑफ ऑर्डर, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए। ये कीजिए, सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, यानी सभी अंग सामने पर स्पष्ट हो जाना, इसके लिए एक शब्द क्या कहलाएगा, तो वो हो जाता है यानी हस्तामलक। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। देखिए, चूड़ी अच्छी थी, इसमें ये जो थी है ये कौन सी क्रिया है, इसके बारे में हमसे पूछा है। तो भैया ये है आपकी योजक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कहा है कि संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। ये जो शब्द दिया ना संसार, इसमें संधि कौन सी है ये हमसे पूछा गया है। तो भैया इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, आगे स्थावर का विलोम शब्द है। ये जो स्थावर होता है ना, स्थावर का मतलब क्या होता है, स्थावर का मतलब होता है आपका एक जगह, तो इसका हो जाएगा जंगम, चलने फिरने वाला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखिए,
मैं कुशल पूर्वक घर पहुंच गया, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। ये ही आपका शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कृत्रिम का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम होगा? तो देखिए, कृत्रिम के विलोम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका स्वाभाविक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, इसमें कहा कुटिल का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो कुटिल का विलोम हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये जो सरल है ये कुटिल का विलोम हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि अर्जिन 20 शब्द है, ये जो अर्जिन 20 है ये कैसा शब्द है ये हमें बताना है। तो ये संकर शब्द है। संकर शब्द वो होता है जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 19 में, तो ये जो बिय है ना ये आपका पुल्लिंग शब्द है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा भूतकाल का वाक्य है? तो देखिए, भूतकाल के वाक्य की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो राम दौड़ा, दौड़ गया ना, दौड़ा, ये भूतकाल का वाक्य है। 21 में क्या कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, मतलब जिसका के अर्थ भिन्न होता है, ठीक है। तो ये अज और अजा ये भिन्नार्थक नहीं है, बकरा और बकरी, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर कहा है कि प्रश्न संख्या 22 से 25 तक, ठीक है ना, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए भाई गद्यांश को पढ़ते हैं। देखो क्या कहा है इसमें, देखो पहले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये दिया है इन्होंने, कोयल कूकू करती है। दूसरा है बरसात के मौसम में किसान क्या करते हैं। और तीसरा है बरसात के मौसम में मोर क्या करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं गद्यांश, ठीक है। चलिए, गर्मी के बाद जब बरसात का मौसम आता है तो सभी का मन प्रसन्न हो उठता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, कोयल कूकू करने लगती है, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर हमें यही मिल जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का हमें यही मिल जाएगा। क्या कहा है 22 में? 22 में देखो ये कह दिया है कि जब बरसात का मौसम आता है सभी का मन प्रसन्न हो जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और कोयल कूकू करने लगती है। तो कोयल कूकू कब करती है? बरसात के मौसम में, यानी ऑप्शन नंबर सी मिल गया। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। कह रहा है जंगल में मंगल हो जाता है, मोर सुंदर नाच दिखाने लगता है, सभी जानवर प्रसन्न हो उठते हैं और सभी मूसलाधार बरसात होती है। कभी मूसलाधार बरसात होती है तो कभी रिमझिम रिमझिम बरसात की बूंदें पृथ्वी की गर्मी को शांत कर देती हैं। अगला क्वेश्चन दिया था कि बरसात के मौसम में क्या क्या करते हैं, बरसात के मौसम में किसान क्या करते हैं। चलो आगे देखते हैं। किसान खेतों में बीज बोते हैं, देखो किसान खेतों में बीज बोते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की यदि हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये रखाइए, ठीक है ना, ये हो गया। आगे देखो, पेड़ पौधे पर नई रौनक आ जाती है, तालाबों में मेंढक टर्राने लगते हैं, बरसात का ठंडा और सुहावना मौसम सभी के मन को शीतलता और उल्लास से भर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह दिया कि बरसात के मौसम में मोर क्या करते हैं, अभी तो पढ़ा था, बरसात के मौसम में मोर नाचने लगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है पृथ्वी की गर्मी शांत हो जाती है। तो पृथ्वी की जो गर्मी शांत होती है वो होती है पानी की बूंदों से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 2। देखो दोस्तों 8-9 मिनट में खत्म कर दी आपकी हिंदी। भाग नंबर 2 है आपका अंग्रेजी का, ठीक है। तो चलिए अंग्रेजी के क्वेश्चन को हल करते हैं अब हम। यहाँ पर कहा है कि चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ये जो दिया है स्ट्रोंग, कहने का मतलब ये है कि जो शब्द नीचे दिए गए हैं उसमें से ये जो दिया है स्ट्रोंग इसका संज्ञा रूप चुने कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए यदि हम बात करें सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो स्ट्रोंग है
इसका अर्थ क्या होता है? मजबूत। और भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसका भी यही हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ यानी मजबूत करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्नलिखित वाक्य में उचित मतलब सर्वनाम चुनना हमने। ठीक है ना। प्रॉपर यानी प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है। अब कौन सा आएगा यहाँ पर, ये हमें बता रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो देखिए आल ये दिया है, ग्लिटरीज इज नॉट गोल्ड, यानी कहने का मतलब होता है आल में सभी, और ये होता है चमकीली चीज, इज माने है, नॉट माने नहीं, गोल्ड माने सोना, यानी सभी चमकीली वस्तुएं या चमकीली चीज या चमकती चीज जो होती है वो सोना नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की यदि मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दैट, ऑल दैट। यहाँ पर दैट का यूज किया जाएगा। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, दैट मीन्स होता है वह। ठीक है। अगले क्वेश्चन की जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें कहा है एडजेक्टिव ऑफ बॉडी इज, यानी कहने का मतलब ये है कि शरीर का विशेषण है। कौन सा है? देखो एडजेक्टिव माने विशेषण और बॉडी माने शरीर, शरीर का विशेषण कौन सा होगा, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 28 में। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये आपका कार्पोरल है, बॉडीली है और कार्पोरियल है। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो कार्पोरल शारीरिक, साकार, मतलब ये सभी होता हमारे शरीर का हिस्सा, पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में क्या कहा है, फ्रॉम फॉर्म वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो। ठीक है ना। डिपेंडेंस, कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 19 में कह दिया है कि संज्ञा से क्रिया बनाइए, और ये कह दिया डिपेंडेंस, और डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भर, जैसे कोई व्यक्ति किसी पर निर्भर होता है। ठीक है। तो ये जो नाउन है, ये जो वर्ब है, इसका नाउन बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात कर रहे हैं, तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डिपेंड, ओनली ऑप्शन नंबर बी। ये जो डिपेंड है ना, ये हो जाएगा, क्या होता है इसका, डिपेंड का निर्भर करना, ये वर्ब बन जाएगी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो 30 में कहा है कि चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब हमें एडवर्ब चुननी है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, कि क्रिया विशेषण को चुनो इनमें से कौन सा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं। देखिए बाल्क में होता है चलना, ठीक है, या सैर करना, और यदि हम बात करें बैडली तो बुरी तरीके से, और यही तुम्हारा बैडली क्या है, यह है आपका एडवर्ब। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो 31 में क्या कह रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करो नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर। नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि नो सूनर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, देन का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 32, 32 में क्या कहा, इसे भी सुन लीजिए ध्यान पूर्वक। 32 में देखो भैया क्या कह रखा है 32 में, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब प्रीपोजिशन का यूज करना। देखो कैसे करेंगे, आई प्रिफेयर चौसर और स्पेनर इन द रीडिंग इंग्लिश पोइट्री। ठीक है। यानी अंग्रेजी कविता पढ़ने से मुझे चौसर की अपेक्षा स्पेंसर अधिक पसंद है। तो देखिए अगर दो चीज़ों की तुलना की हम बात करें, यानी एक से अच्छी लग रही है दूसरी, तो ऐसी स्थिति में हम टू का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में रखा आपका टू, और ये हो जाएगा
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल ऑफ द वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम साउंड। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सेम यानी समान आवाज निकलते हैं यानी समान ध्वनि से शुरू होते हैं वो हमें चूज करने हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। अब यदि हम बात करें देखो सन और सिटी तो दोनों से निकल रहे हैं, ठीक है ना, सन और सिटी। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें देखो ए थोड़ा हल्का दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 की फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटरमिनायर यानी गिवन फॉलोइंग द सेंटेंस। यानी वाक्यों के नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और उनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। क्या कहा है इसमें कि देयर वर पैसेंजर इन द सेकंड क्लास स्लीपर कोच। ठीक है, कोच में कोच होता है, डब्बा भी होता है, स्लीपर में स्लीपर होता है, सेकंड माने दूसरा। ठीक है, यानी अगर हम बात करें इसकी तो श्रेणी के स्लीपर कोच में यात्री थे, कैसे थे, कितने थे, कम थे, भर्ती थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दिया है पैसेंजर यानी संख्या की बात कर रहा है तो आपका 20 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देयर वर 20 पैसेंजर इन द सेकंड क्लास स्लीपर कोच। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें कहा है कि कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, व्हाट डज द अंडरलाइंड ऑक्सिलरी कैन सजेस्ट। ठीक, यानी ये जो कैन दिया है, अंडरलाइन का मतलब जिसके नीचे लाइन खींची है और कैन के नीचे लाइन खींची है, तो क्या आप इस बक्से को उठा सकते हैं? तो ये जो अंडरलाइंड है इस शब्द का किस शब्द का संकेत देता है ये हम सब पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 की यदि हम बात करें तो ये एबिलिटी की बात कर रहा है, योग्यता की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की तो इसमें कहा है फिल इन द ब्लैंक विद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये जो वाक्य दिया है ना, द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही, तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखो पास्ट परफेक्ट में आता है हैड बीन और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो हैड बीन ये रखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये लगा ही रखा है, तो ये हो जाएगा द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही हैड बीन वर्किंग अलोन। ठीक है, यानी डॉक्टर अकेले होने के कारण बहुत थक गया था। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो 37 में कहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, मतलब नीचे जो वाक्य दिया है इसे पैसिव वॉइस में हमें बदलना है। क्या दिया है? रीता राइट्स ए लेटर टू हिम एवरी डे, यानी कि हाँ रीता राइट्स ए लेटर टू हिम एवरी डे, यानी कहने का मतलब ये है रीता हर दिन उसे एक पत्र लिखती है। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं तो भैया यहाँ पर आपका ए लेटर शुरू में आ जाएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो इज आ जाएगा, तो ये ए लेटर इज रिटन टू हिम बाय रीता एवरीडे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो 38 में क्या कहा है? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, मतलब इनडायरेक्ट में हमें बदलना है। क्या? द मैम सेड, मैडम ने कहा, लेट मी हैव द फर्स्ट चांस। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि द मैन है ये मैन, ठीक है, मैंने मैडम पढ़ दिया था। द मैन माने आदमी, यानी आदमी ने कहा, क्या कहा कि मुझे पहला मौका दो, यानी फर्स्ट चांस दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
38 की बात कर रहे हैं हम। तो इसका क्या हो जाएगा, द मैम, और वो सजेस्ट दे रही है यानी प्रपोज्ड हो जाएगा, द मैम प्रपोज दैट ही शुड हैव द फर्स्ट चांस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 में क्या कहा है कि सिलेक्ट द पार्ट कंटेनिंग एन एरर। ठीक है, यानी त्रुटि वाले भाग को पहचानो, कौन से भाग में त्रुटि है। देखिए भैया, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हेयरिंग ऑफ। देखो इसी भाग में गलती है, जो सी पार्ट है इसमें गलती है। ये जो आई एम हेयरिंग ऑफ दे रखा है ना, ये गलत दिया है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। इसमें कहा है कि पॉइंट्स आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, और फिगर ऑफ स्पीच की यदि बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको अलंकार। ठीक, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात कर रहे हैं। तो पढ़ लीजिए, यानी इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यानी ये कह रखा है कि ईमानदारी जो होती है वो चरित्र की रीढ़ होती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 40 में, वो हो जाएगी मेटाफोर, यानी ऑप्शन नंबर बी। और मेटाफोर की यदि हम बात करें तो रूपक अलंकार बोलते हैं इसको हिंदी में। आगे क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कहा है कि सिनोनियम ऑफ द वर्ड। ये जो काजोल दिया है ना, वो अजय देवगन की पत्नी आ गई क्या, वो नहीं है भैया। काजोल का हमें सिनोनियम बताना है, मतलब पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ये जो काजोल है ना, इसका हमें पर्यायवाची बताना। काजोल का हिंदी अर्थ क्या होता है भाई, तो ये होता है आपका कोएक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए, जिसका हिंदी अर्थ होता है मनाना। काजोल मनाना कॉक्स हो गया। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। इसमें कहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनियम, मतलब विलोम शब्द हमसे पूछा है फॉर द वर्ड गिवन बिलो। यानी ये जो दिया ना डेप्टोर, इसका हमें विलोम बताना है, एंटोनियम बताना है, अपोजिट बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में। देखिए, अगर हम बात करें, ये जो है डेप्टोर दिया है, इसका हिंदी अर्थ होता है ऋणी। ऋणी मतलब जो कर्जा लेता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा भैया, जो कर्जा देता है। तो इसका हो जाएगा क्रीडेटर, यानी क्रीडेटर डेटर। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, ऋणदाता, यानी ऋण को देने वाला। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। इसमें कहा है कि चूज द वर्ड टू विच अन कैन नॉट बी प्रीफिक्स टू फ्रॉम द न्यू वर्ड। यानी वह शब्द चुनो जिसके आगे अन लगाकर नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अन क्या है, अन आपका ये है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्टाइल होता है ना, तो इसमें अन हम नहीं लगा सकते। ठीक है, हिंदी अर्थ होता है इसका उपजाऊ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है कि ये जो है आपका स्टैंडर्डाइज और असिस्टमेंट और मीन्स। ये जो है आपका स्टैंडर्डाइज, इसका हिंदी अर्थ होता है मानकीकृत, और असेसमेंट इसका हिंदी अर्थ होता है आकलन, और मीन्स का मतलब होता है मतलब। तो ये सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं। वहीं यदि हम बात करें तो आएगा योग्यात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी सममेटिव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लो, इसे समझ में आ जाएगा। 45 में कहा है कि सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। यानी कहने का मतलब यह है, सही विकल्प का चयन करो, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनो। ठीक है,
जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर कहा द पेन बाज ऑलमोस्ट मोर देन ही कुड, यानी कहने का तात्पर्य यह है वह लगभग उससे अधिक था जितना वह कर सकता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बियर का प्रयोग किया जाएगा, जिसका हिंदी अर्थ होता है भालू। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश। कह रहा क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 50 तक इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़कर क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि मुझे मैथ भी सॉल्व कराना है। क्वेश्चन को पढ़ो और इसमें से देख करके आंसर लगा दो। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट लो। चलिए भैया स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, पैसेज को पढ़ना और कर लेना। अब शुरू होता है हमारा भाग नंबर 3 सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के क्वेश्चनों को अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। ये भैया आपका गोवा में है। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जैन धर्म में हुए हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकर। और यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। भारत का वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी, जो कि आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी में। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अंग्रेजी में दे रखा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की। इसमें कहा है कि जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे माना जाता है। तो जनगणना का महान विभाजक वर्ष यानी इस समय उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ रही थी और दक्षिण भारत में घट रही थी। अब वो टाइम कौन सा था यही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी 1921 का वो टाइम था। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा किसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो भैया सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की। इसमें कहा है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं किस वजह से होती हैं। तो भैया जो आंध्र प्रदेश है और जो ओडिशा है, इसके प्राकृतिक आपदाएं होती है इसके इलाके में, किस वजह से होती है वही हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 56 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चक्रवात की वजह से। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। इसमें कहा है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी WSA का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी यानी ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। इसमें कहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी आपका 1969 में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो 59 में क्या कहा भाई, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा है कि पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी 2022 की। देखिए 2022 में जब पृथ्वी दिवस मनाया गया था तो उसकी थीम थी यानी इन्वेस्ट इन अवर पेमेंट, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 में क्या क्या रखा है। 61 में हमसे पूछा है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की। रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो रूस की संसद को जाना जाता है, उसका नाम है ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 में हमसे पूछा है
कि किस देश को गोल्डन लैंड अथवा स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। इसको स्वर्णिम पैगोडा या गोल्डन लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें, इसमें कहा है भारत में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के चमोली जिले में है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या कहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात करें तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर लगती है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो 66 में कहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक कौन सा है, ये हमसे पूछा है। तो एम्पियर है भैया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सड़सठ में कहा कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो अगर हम बात करें धातु की, तो वो धातु है आपकी सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, सिल्वर, तांबा, एल्यूमिनियम। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 68 में कहा है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से होता है क्या? अगर 68 की हम बात करें तो पिच ब्लेंड ही इसका आंसर है। पिच ब्लेंड से आपका रेडियम प्राप्त होता है। ध्वनि की माप की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 में ये पूछा है। तो भैया ध्वनि की माप की इकाई की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी डेसिबल, इसमें ध्वनि को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा है कि उच्च तापमान मापने का यंत्र कैसा होता है? तो वो है पाइरोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की। तो 71 में क्या कहा है भाई, जरा इसको भी देख लीजिए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। भाई हम बात करें कि निम्नलिखित में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? तो भैया हॉर्न सिल्वर कहा जाता है आपका सिल्वर क्लोराइड को, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। तो इसमें कहा अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो जो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है वो होता है आपका डीएनए से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 74 और 75 लो जी। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर रहे हैं। और वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75, इसमें कह रहा है सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, एंटमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का। कैसे? कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का एंटम, यानी एंटम पे कीट ने काट लिया, तो एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन। और क्वेश्चन नंबर 75 ये आपके लिए होमवर्क है कि सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है किस चीज़ में, ये आपको बताना है। और ये आपके लिए होमवर्क है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सेशन है हमारा मैथ का। ठीक है, भाग नंबर 4 गणित। तो चलिए पहले मैं जो है इस स्लाइड को छोटा कर लेता हूँ, उसके बाद गणित के क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। देखो भाई क्या कहा है इसमें, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं।
उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। ठीक है, ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? देखो, ए ने छोड़ दिया, फिर बी ने छोड़ दिया, बचे हुए काम को करेगा कौन? तो ये करेगा सी। ठीक है, तो मान लो भाई टोटल काम जो है वो x दिन में खत्म होगा, तब ए क्या करेगा? 5 दिन पहले छोड़ लिया, यानी x माइनस 5। उधर अगर हम बात करें बी की, तो बी ने जो काम है वो, यानी बी काम को कह रहा वो कि ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा, मतलब 1 दिन तो करा ना उसने, तो 1 दिन करा, तो कहने का मतलब है x माइनस 3, ये किसका आ गया? ये बी का। और जो शेष है उसका कौन करेगा? उसका करेगा सी। तो देखो ए, बी और सी तीनों का काम लिख दो। ये कितना करेगा? x माइनस 5, और दिया कितने? आपका 10। और इसकी हम बात करें कितना करेगा? x माइनस 3, कितना दिया है? 12। और ये कितना करेगा? x बटे 15। ठीक है, क्योंकि शेष काम को ये करेगा 15 दिन में करेगा, है ना। अब इन सब का एलसीएम ले लो भैया। चलो 120 ले लेते हैं, सबका एलसीएम 120। ठीक है, यहाँ 120 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 12 से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12x और माइनस के 12 पंजे 60, प्लस यहाँ कितने से करनी पड़ेगी? 10 से, तो हो जाएगा 10x और 10 दिया 30, प्लस इसका हो जाएगा कितने से गुणा करेंगे? 8 से, यानी 8x। ठीक, अब देखो 120 तो तुम्हारा चल ही रहा है, टोटल एक काम ले लो इधर एक दिन का, 120 बटे में है 12x, 10x और 8x, कुल मिलाकर के ये हो जाएंगे तुम्हारे 30x, और माइनस इसे जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 90। 60 और 30 90। इधर बन चल रहा, ये वाला मैंने आपका इधर लिख दिया। तो कुल मिलाकर के जब इनका जोड़ गुणा भाग करोगे तो 90 और ये, तो ये आपका बनेगा, यानी 30x बराबर, ये उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 210 हो जाएगा। 30 से इसे काट दो, x का मान कितना आ जाएगा? 7। और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 77। देखो भाई कैसे करेंगे 77 को। एक व्यक्ति ने 2 गाय 1350 रुपये में खरीदी, उनमें से एक को 6% हानि पर और दूसरी को इतने प्रतिशत लाभ पर बेचा। इस प्रकार न तो उसका कोई लाभ मिलता है और न ही उसे कोई हानि मिलती है, प्रत्येक गाय का मूल्य बताओ। ठीक है ना, तो देखो भाई कैसे करेंगे हम। एक को तो बेच लिया है, एक गाय ये हो गई, दूसरी गाय ये हो गई, यानी ऐसा मान लो एक को 6% हानि पर तो -6, दूसरी को 7.5% लाभ पर लो। इसका मान इधर और इसका मान इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो इसका मान इधर ले लो 7.5 और इसका इधर ले लो 6। ठीक है, अब तो ये अनुपात बन गया एक तरह से हमारा, है नहीं, यानी कि हाँ 7.5 और अनुपात 6। पहली गाय का मूल्य निकाल लो, देखो कितना करेंगे। पहली गाय का मूल्य हो गया 7.5, ठीक है, बटे इनका योग कर दो, कितना आएगा योग इनका? ये आ जाएगा 11.5, 11.5 और गुणा कितना रेट दिया है? ये 1350, लो जी 1350। आप जब इस सब को हल करोगे तो आपका आ जाएगा 150, ये आ गया 750। एक गाय का मूल्य ये आ गया। अब इसे 750 को इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा? 600। लो 750 और 600 किस में दिया है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
78 की बात करें, जोड़ घटा गुणा भाग का है, अपने आप कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। और हम बात करें 79 की, तो ये भी हो जाएगा, इतना भारी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। ठीक है, क्या कहा है 80 में, जरा देखो इसे। 80 में हमसे कहा है कि एक थैले में कुल 120 नोट हैं जो 50 के 20 के अंशों में हैं। यदि सभी नोटों का मूल्य 3600 हो तो उनमें से 20 के नोटों की संख्या क्या है। देखो भाई, 50 के नोट हैं और 20 के नोट हैं। लो, एक तो 50 के हैं और एक 20 के हैं, इसे इधर लिख दो 20, इसे इधर लिख दो 50। ठीक है, लो जी, इससे इसे काट दो तो 2:5 बन गया इनका। अब 2:5 बन गया है ना। चलिए, तो ये 20 है ना, हाँ 50 20। तो अब कैसे करेंगे, नोटों का अनुपात निकाल लिया हमने, तो 20 के नोट निकाल लो। और 20 के नोटों की यदि हम बात करें तो उनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है इतने, तो हाँ चलो, तो देखो टोटल रुपए 3600, नीचे आ जाएगा अनुपातिक योग 7 और इसका मान ले लो 5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, गुणा भाग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 80 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर आपको बीच में क्या लेना पड़ेगा, देखो टोटल नोट 120 नोट है, 120 नोट हैं, तो 3600 को 120 से तुम्हें भाग भी करनी पड़ेगी। 3600 को 120 से भाग देंगे तो ये आपका 30 आ जाएगा भैया। 30 आपको बीच में लेकर चलना है यहाँ पर। ठीक है, हो जाएगा, इजी है करना। ठीक है, देखो दोबारा फ्रैक्शन बना देता हूँ मैं इसकी। ए यानी 50 और 20, बीच में लो 30, इसमें से इसे घटा दो, कितना आ गया 10, इसमें से इसे घटा दो, कितना आ गया 20। ये तो अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल दो जिसकी भी संख्या पूछ लिया है ना, 20 के नोटों की संख्या पूछ लिया है। तो 20 का ये कितना है 2, 2 बटे अनुपातिक योग कितना आ जाएगा 3, और गुणा टोटल कितना है 120। काट दो, 4 40, 40 दूनी 80, ये आ गया आंसर आपका 80। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा यदि a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60%, तो इतना बटे इतने का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे भाई, सुनो इधर ध्यान दो, यानी a प्लस बी, a प्लस बी और इसका दिया है 40%, यानी 40/100। ठीक है, a बराबर दिया है किसके, कि a माइनस बी का 60%, यानी 60/100। इससे तो ये खत्म कर दो, हो गया खत्म। अब इधर कितना बचा ये, यानी ये हो जाएगा 40a प्लस ये हो जाएगा 40b, बराबर ये हो जाएगा 60a और माइनस 60b। अब इन्हें देख लो। ठीक है, कितना बच गया, कितना नहीं, 40 से 60 है, तो कुल मिला कितना बचा 20 है। अब ये कितना हो जाएगा, इसे इधर ले जाओ, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 100b। तो अब क्या करना है, देखो a/b तो यहाँ रख लो। ठीक है, और ये 60 इधर चल गया था, 20/100 इधर रख लो, तो कुल मिला करके कितना आ जाएगा, यहाँ से एक सेकेंड, 20 20 पंजे 100, कुल मिला करके ये आ जाएगा a बराबर 5b। a का मान आ गया ये। अब a का मान तुम कहीं भी रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो,
कहीं भी रख दो मान मिल जाएगा, ठीक है। और वही आंसर आएगा, लगभग 7/6 के आसपास आएगा। तो 7/6 कहाँ रखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 देखो भाई। 83 में क्या कहा है, 83 में क्या रखा है, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, ठीक है ना। तो 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की वर्तमान आयु 18 वर्ष थी। फिर क्या हुआ, एक बच्चे ने जन्म ले लिया तो परिवार की आयु आज उतनी ही है, बच्चे की आयु कितनी है। देखो भैया 9 गुणा 18, 18 नमक 162, ठीक है। 9 हो गए, फिर 8 ने जन्म ले लिया तो कितना हो जाएगा, 8 गुणा 18। 2 वर्ष बाद बच्चे ने जन्म लिया, लो जी 18 अट्ठे कितने होते हैं, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 हो गया, प्लस 8 दूनी 16, तो 44 में 16 जोड़ दो, कुल मिलाकर के 160 हो गया। अब 160 घटा दो 162 में से, तो -162 है नहीं, तो यानी कुल मिलाकर के 2 बचा, और 2 कहाँ दिया है आपका, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा है, 84 में क्या रखा है कि 848 की धनराशि 4 वर्षों में को चुकाने के लिए प्रति वर्ष कितनी बार भुगतान करना होगा यदि साधारण ब्याज की दर 4% हो तो। कुछ नहीं करना, टोटल देखो 100 हमने ये ले लिया, राशि कितनी है 848 बटे, ठीक है, कितनी बार चुका दिया है इसे, कहाँ गया 4 वर्षों में चुकाने के लिए उसे कितने भुगतान करना होगा यदि साधारण ब्याज की दर 4% हो तो देखो भैया 100 प्लस 4 गुणा, लो जी 4 गुणा 4 गुणा 3 बटे 2, यहाँ से कर दो, कुल मिलाकर जब इस सब की गुणा भाग करोगे तो 200 आंसर आपका आ जाएगा, और 200 दिया है ऑप्शन नंबर सी में। आगे क्वेश्चन नंबर 85, 85 में क्या कह रखा है कि एक कर्मचारी की आय 420 बढ़ जाती है तब उसकी मासिक आय 1620 हो जाती है, उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई। देखो भाई 1620 है, 420 है, 1620 में से 420 घटा दो, कितनी बची, कुल मिलाकर बची 1200। अब हमसे ये पूछा है कि 1200 का कितने की वृद्धि हुई, देखो 420 की वृद्धि हो रही थी कितने पर, 1200 पर, और गुणा 100, 1 2 1 2, 12 से जब 420 को भाग दोगे ना तो 35 आ जाएगा। कहाँ है 35, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरोही क्रम में लिखवा दिया है, आप लिख लेना, बहुत इजी सवाल है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में कह दिया है कि संख्या इतने में इतने के स्थान पर यानी स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए जिससे वह 3 से विभाजित हो जाए, 4 रख दो 3 से विभाजित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 88, 88 में क्या कहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का योग पहली संख्या से 198 अधिक है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो भैया 4 सम संख्याएं लिख लो, कौन सी, देखो एक तो x लिख ली, प्लस इस x प्लस 2 लिख लो, 2 हो गई, तीसरी लिख लो x प्लस 4, 3 हो गई, चौथी लिख लो x प्लस 6। इन सब का योग कितना बता दिया है, उस पहली संख्या से 198, देखो जोड़ो 1 2 3 4, यानी 4x तो ये हो गया, प्लस जब इसको जोड़ोगे 2 4 6 तो ये हो गया 12, बराबर पहली संख्या से 198 बड़ी है, तो देखो भैया x इधर ला घटा दो, कितना बचा 3x, बराबर 198 में से हम 12 घटा देंगे उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा
186। 3 से 186 को भाग दे दो, कितना बचा? 62। कहाँ है आपका? ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये है 62। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है, दूसरी तीसरी का अनुपात 3:4 है। उनमें से पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, तदनुसार उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? देखो भैया, एक संख्या ए मान लो, एक बी मान लो, एक मान लो सी। ये कह रही है पहली और दूसरी का कितना? 8:9। तो यहाँ पर क्या आएगा? पड़ोसी आ जाएगा ये वाला 9। फिर क्या कह रखा है? दूसरी और तीसरी का 4:3, 3:4 है। लो जी, यहाँ पड़ोसी कौन है? 3। करो, कितना हो गया? ये हो जाएगा अब तुम्हारा 8 तिया 24, 9 तिया 27, 9 चौक 36। ठीक है, अब जब इस सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले काट लो, 3 से कट जाएगा ना। 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 12 तिया 36। ठीक है, अब हमसे क्या कह दिया है? ये एक, ये तो मान लो 8x, ये मान लो 9x और इसको मान लो 12x। हमसे ये कह रखा है इसमें कि पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400। तो पहली और तीसरी यानी 8x गुणा 12x बराबर कितना दिया है? 2400। लो जी, करियो जरा, ऐसा काटियो। 8 से काट लो ऐसा, देखो पहले 12 से काट दो। 12 दूनी 24, 200 आ गया। अब इस 200 को हम काटेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, जाओ 12 दूनी 24, 2 0, 8 से काट दो, 8 दूनी 16 और 4, 8 पंजे 40। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? हाँ, इधर x की गुणा x हो जाएगी, x स्क्वायर बराबर 25 आ गया। और हम इधर वर्ग भेज देंगे, यानी ये हो जाएगा 25 का वर्ग हो जाएगा। x का मान कितना आएगा निकल करके? 5। वो लिख दो, x बराबर आएगा आपका 5। अब हमसे क्या कह दिया था? ये हमसे ये कह दिया है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। पहले तीनों संख्याएं निकाल लो। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है ना। तो 5 से गुणा करेंगे इसमें तो 8 पंजे 40, प्लस 5 से गुणा करेंगे इसमें 9 पंजे 45, 5 से गुणा करेंगे इसमें 12 पंजे 60। सबको जोड़ दो, देखो 60 और 40 हो गया, और ये कुल मिलाकर के 145 हो गया। यही आंसर है। कहाँ दिया 145? ये दिया ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 90। काफ़ी इजी है, आप पढ़ के देखना, हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 91। देखो ये भी हो जाता है, ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्का सवाल है। नीचे से करते हुए चलना है इसे इसी तरीके से, यानी 6 पंजे 30 और 7 37, 37/6। ठीक है, हो जाता है। यानी देखो x प्लस 2 बटे, फिर है 3 प्लस 4 बटे, फिर ये है देखो 6 पंजे 30 और 7 37, यानी 37 बटे कितना आ गया? 6 आ गया, है ना। अब 37/6 आ गया, तो कुल मिलाकर के ऐसे ही हल करते चले जाओ ऊपर को, आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 1276/135। आगे दिया है कि 92 से लेकर के 95 तक नीचे दिए गए स्तंभ आरेख में 5 दुकानें ABCDE बेची गई हैं। 7 रंगीन गेंदें प्रदर्शित करती हैं। आरेख को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए, पढ़ लो भाई। और क्वेश्चन नंबर 91 यानी 92 और 93 देख लेते हैं, क्या कह रही है इसमें।
देखो, लाल गेंदों का प्रतिशत बताओ। लाल गेंदें कौन सी हैं जिसमें ये वाला निशान लग रहा है, ठीक है। अब ये वाला निशान कहाँ कहाँ है, ये है, ये है और ये है, 3 जगह दिया है ना। तो देख लो लाल गेंदों की अगर हम बात करें, ये कह रहा है लाल गेंदों में कुल प्रतिशत नारंगी गेंदों के कुल कितने प्रतिशत के बीच अनुपात कितना है, ठीक है। तो एक तो 40 हो गया, एक 20 हो गया, एक 45 हो गया। देखो यानी 20 यहाँ पर हो रहा है और हम्म, तो भैया चित्र में से देख लो, लाल गेंदों का निशान ये है, ये वाले, ये वाले, ये वाले, है ना। तो लाल गेंदों की बात करें हम, यानी लाल, तो एक तो मान निकल का आएगा 40 प्लस एक आएगा 20 और एक आ जाएगा आपका 45। जब इस सबको जोड़ोगे तो ये सारा हो जाएगा 105। आगे हमसे कह रहा है नारंगी गेंदें, है नी। अब नारंगी गेंदों की यदि हम बात करें तो नारंगी ये है खाली स्थान, यानी ये है, ये है, ये है और ये है। नारंगी गेंदे की यदि हम बात करें तो एक तो निकल का आएगा नारंगी, एक निकल का आएगा आपका 30, चित्र में देख लो, एक आएगा 25 और एक आएगा आपका 35 और एक आएगा आपका 45। अब जब इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आपका आएगा 135। हमसे अनुपात पूछ लिया है। तो 105 अनुपात 135 किस चीज़ से कटेगा, ये 15 से काट दो, 15 सत्ते 105, 15 नंबर 135। लो जी, यही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 93 करेंगे, बिल्कुल इजी है, हो जाएगा जब आप प्रयास करोगे तो, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल आइकन का बटन यानी घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। 4 और 5 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर है, ये आपको मालूम होगा ही, ठीक है। तो अब समय नहीं है, यानी आज है आपका, अब दो दो तीन दिन रह गए हैं आपके। इन 2-3 दिन में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, बाकी 4 तारीख और 5 तारीख जनवरी को पेपर है ही, ठीक है। तो अब चूंकि समय समाप्त हो गया है, वीडियो कट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कर लीजिएगा। 95 तक तो वहीं से होंगे तुम्हारे, जो पीछे पैराग्राफ दिया था, 96 भी। 97 की यदि हम बात करें तो इन्होंने दिया है 9p3 का मान कितना होगा। देखो इसका एक फार्मूला होता है, मैं बताऊं आपको, यानी जिसको हम लिख लेते हैं n फैक्टोरियल बटे n माइनस r और फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का चिन्ह बना रहा हूँ मैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 9p और 3 इसका मान पूछ रहा है ना। तो n का मान कितना हो जाएगा 9, यानी 9, और इसका मान 9 और माइनस r का कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है। तो जब इनके फैक्टोरियल खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका कि 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल और बटे 6 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा। अब इनकी गुणा कर दो, 8×9 = 72, अब 72 × 7 कर दो, ठीक है। 8×9 = 72, 72 × 7, यानी कहने का मतलब ये है 7×2 = 14 का 4 हाथ से लगा 1 और 7×7 = 49 और 1 50। लो जी 504 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है 504, ये रखा आपका ए ऑप्शन में। लो 100वां क्वेश्चन भी देख लो भाई, ये दिया क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि अब वीडियो कट होने वाला है। 1 घंटे का टाइम लगाता हूँ पूरा प्रैक्टिस सेट निकालने के लिए, 1 घंटा हो गया है। अफसोस है मुझे कि मैं 3-4 सवाल आपको नहीं बता सका, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है।
तो मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।